पढ़ रहे थे हम लोग रे ऑप्टिक्स में लास्ट टर्न पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया था। अगला लेक्चर लेंस मेकर्स फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं वो हमें समझना है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रे ऑप्टिक्स 1/f इक्वल टू mu minus 1 times 1/r1 minus 1/r2। तुमसे कुछ से लेंस को तुमने पानी में डाल दिया तो बताओ उसकी फोकल लेंथ पर क्या असर होगा। जैसे मैं पानी में डालता हूं जो इफेक्ट आएगा इस म्यू पर आएगा। अभी ये म्यू है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, पानी में डालते ही ये म्यू किसका होगा, ग्लास का तो होगा पर विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड इट इज 9/8 and definitely 9/8 is less than 3/2। म्यू कम हो गया। तो में से कई बच्चों से गलती हो जाती है वो 1/f भूल जाते हैं, f करके लिखते हैं। तो 1/f है, अगर म्यू कम हो गया है तो फोकल लेंथ बढ़ गई। तो पानी में डालने पर लेंस को फोकल लेंथ बढ़ जाती है। मिरर के लिए पूछते हैं, मिरर को पानी में डालोगे तो क्या होगा, तो हमें पता है मिरर की फोकल लेंथ तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिरर को पानी में डालो, मीडियम चेंज करो, पर लेंस पे फर्क पड़ता है। तो सवाल उठता है जब फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है तो क्या ये जीरो को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जवाब है हाँ। अगर ये म्यू जो अभी तक 1 से ज्यादा है डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तब तक ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। और अगर उल्टा हो गया, हमने ऐसे मीडियम में रख दिया कार्बन डाइसल्फाइड जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज्यादा है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज्यादा है तो क्या होगा, म्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे म्यू लेस देन 1 हुआ फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। यानी कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। या उसकी वजह ज्यादा सही ये कहना है कि अगर डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग और कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर है। एक कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज भी कर सकता है। अगर उस कॉन्वेक्स लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड में रखा तो डाइवर्ज करेगा, अगर उस कॉन्वेक्स लेंस को पानी में रखा या हवा में रखा तो कन्वर्ज करेगा। ऐसे ही कॉनकेव लेंस वैसे तो डाइवर्जेंट नेचर का होता है, हवा या पानी में रखें तो, पर अगर कार्बन डाइसल्फाइड में रखा तो कन्वर्ज करेगा कॉनकेव लेंस। क्लियर? एक और टर्म यूज करते हैं कॉलीमेटिंग, नॉन कॉलीमेटिंग। कॉलीमेट करने का मतलब होता है समेट देना, इकट्ठा कर देना। जैसे हम झाड़ू लगाते तो क्या करते, कचरा को इकट्ठा कर देते। और ज्यादा सही बोले तो कॉलीमेट करने का मतलब होता है टू मेक पैरेलल, समांतर कर देना। तो जो कॉलीमेटिक लेंस होगा वो क्या करेगा, रेस को पैरेलल कर देगा या कन्वर्ज करेगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे हम कॉलीमेटिक, जो इकट्ठा कर देगा, और कॉनकेव लेंस को बोलेंगे नॉन कॉलीमेटिक। तो सभी टर्म से तुम्हें फैमिलियर होना है। तो इसके और यूज देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर में अगर हम चेंज लगा रहे हैं तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, कौन कौन से फैक्टर फोकल लेंथ को अफेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन मानते हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f। पहला क्वेश्चन, मैंने इस लेंस को काट दिया, जैसे हम मैग्नेट काटते थे, बीच में से काटते। हर टुकड़े की फोकल लेंथ कितनी होगी, हर टुकड़े की फोकल लेंथ अगर तुम्हें निकालनी तो तुम देखो क्या म्यू में चेंज आया कुछ, R1 R2 नो चेंज, तो हर टुकड़े की फोकल लेंथ f। सेकेंड केस, अब की बार वैसे नहीं काटा, अब की बार बीच में से इस तरह से काटा कि
एक फेस की रेडियस इनफाइनाइट हो गई, प्लेन सरफेस का मतलब उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, एक फेस की रेडियस इनफाइनाइट होगी, जैसे मैं उसकी जगह इनफाइनाइट रखता हूं 2 का फैक्टर खत्म हो जाता है वहां से, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 2f। तुम इसी फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला जो अभी हम सीखने वाले हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो अगर मैं 2 थिन लेंस को कंबाइन करके रखता हूं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के फॉर्मूले से भी अगर इसको मैं वेरीफाई करूं, पूरा लेंस उसकी फोकल लेंथ f आनी चाहिए, आ रही है, देखो 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो 2f हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो f इक्वल टू f। और इससे भी पता कर सकते हैं। फिर इसी में कुछ और केसेस इसी फॉर्मूले की मदद से हम समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कि जो लेंस है इसको हमने इस तरह से बनाया है कि 3 पार्ट में बनाया गया इसको। पहले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे पार्ट का μ2 है, तीसरे पार्ट का वापस से μ1 है। तो तुमसे पूछते हैं कि अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो कितनी इमेजेस बनाएगा। तो लॉजिक ये है कि इस μ1 के कारण इसकी एक फोकल लेंथ होगी और इस μ2 के कारण डिफरेंट फोकल लेंथ होगी, हालांकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों की सेम। तो 2 फोकल लेंथ मिलेगी कुल मिलाकर, तो 2 जगह फोकसिंग होगी, 2 जगह फोकसिंग होगी मतलब कितनी इमेजेस बनी, 2 इमेजेस बनी। कंसेप्ट ये है जितने भी डिफरेंट मटेरियल होंगे उतनी इमेजेस। अगर ये μ1 μ2 वापस μ1 आने के बजाय μ3 होता 3 इमेजेस बनते। इन कंसेप्ट्स को कंबाइन भी किया जाता है, जैसे तुमसे पूछते हैं लेंस के 2 टुकड़े किए हमने, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किए थे, एक टुकड़े को ऐसे रखा, दूसरे टुकड़े को ऐसे रखा, ऑफसेट। तो सवाल यह है अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, f इक्विवेलेंट। तो जवाब यह है कि जो भी रे पहले इस टुकड़े में जाएगी इस टुकड़े में से होकर भी निकलेगी, तो ये लेंस है एक ही, बिहेव करेगा जैसे, तो आधा ये है और आधा ये है, 2 लेंस की तरह बिहेव करेगा। 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट, ईच ऑफ फोकल लेंथ f इन कांटेक्ट, तो 1/f प्लस 1/f 2/f, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f/2 आधी रह गई। और इसको एक्सटेंड कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 अब तुम्हें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी। तो हमें पता है जब लेंस को ऐसे तोड़ दिया था तो एक टुकड़े की फोकल लेंथ 2f, इसका मतलब इसकी भी 2f और इसकी भी 2f। जो रे इसमें जाएगी वो इसमें से होकर फिर इमेज फॉर्म करेगी, तो 2f एंड 2f इस कंसेप्ट से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 2f f1 f2 upon f1 plus f2 फॉर्मूला लगा सकते हो 2 के लिए, तो जैसे r इक्विवेलेंट निकालते थे r1 r2 upon r1 plus r2, 2f into 2f upon 2f plus 2f, so what do you get? नीचे 4 हो गया, ऊपर भी 4, वो खत्म।
समझ में आया कंसेप्ट? कोई सा पार्ट जो समझ में नहीं आ रहा हो पूछ रहे हो, हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। यहाँ पर F हो गई, इसको एक दूसरे लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि जो लेंस था ऑफसेट नहीं किया हमने प्लेन को, या दो लेंस भी मान रहे होगा तो इसको एक लेंस भी मानते हैं, तो वो सब कुछ उसी का पार्ट है, कुछ हिस्सा हटा दिया हमने लेंस का। हाँ, अगर हटाने का तरीका कुछ अलग हो, ऊपर का रखें या फिर नीचे का रखें, तो फिर फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। मेरे हिसाब से काफी है अपने क्वेश्चंस कंसेप्ट पर। μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, एक ऑब्जेक्ट, कितनी इमेजेस? 5 इमेजेस। तो हमने देखा कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले को हम किस तरह से यूज करते हैं, बोलो। फिगर में बीच में से ऐसे काटा, बीच में से ऐसे काटा, इस फॉर्मूले से अगर तुम देखोगे ये μ1 है और नीचे μ1 है, ये दोनों एक ही जगह फोकस करेंगे तो दो ही इमेज बनेंगे। और कोई सा इसमें क्लियर? ठीक, लेंस के टाइप की बात करते हैं, फिर लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, उसकी पावर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लेंसेस, फिजिक्स लैब में जाकर तुम प्रैक्टिकली इनको देख सकते हो। मेन कैटेगरी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, इनके और जो नाम है मैंने तुम्हें बता दिया, ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कॉन्वेक्स फिर से तीन तरह का हो सकता है, अगर दोनों साइड कॉन्वेक्स है तो इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स। दोनों टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अगर डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स बोलने के बाद सिर्फ एक ही रेडियस तुम्हें दी हुई है तो अंडरस्टूड है, दोनों साइड की रेडियस सेम है। और दो रेडियस दी हुई है मतलब एक साइड की रेडियस अलग है, दूसरी साइड की रेडियस अलग है। प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की विशेष पहचान है कि ये बीच में से मोटा होगा और किनारों से पतला। कॉन्केव के तीन टाइप सेम पैटर्न में, डबल कॉन्केव या बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्केव की पहचान है कि ये बीच में से पतला होगा। तुमसे ऐसा कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स तो सेम ही होने चाहिए कि अगर इसको उल्टा कर दो तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव हो गया, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो जवाब है नहीं, कॉन्वेक्स का जो टाइप होगा वो बीच में से मोटा है, और कॉन्केव का जो टाइप है किनारों से मोटा है, बीच में से पतला है। ये बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आर्टिकल 2 नंबर में 3 नंबर में डेरिवेशन तुमसे पूछते हैं। लेंस फॉर्मूला, जो साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना है लेंस के लिए वो सेम है जो मिरर के लिए किया था। अंतर सिर्फ इतना है, जहां हमने मिरर के लिए बोला था पोल, लेंस के लिए बोलेंगे ऑप्टिक सेंटर। बाकी सेम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वही फॉलो करना है। लेंस फॉर्मूला में डैश लगा के तुम लिख सकते हो, इट इज ए रिलेशन
between object distance u comma image distance v and focal length f for a lens. It is a relation between object distance u, image distance v and focal length f for a lens या of a lens, दोनों चलेगा। जैसे मिरर में तीन सिचुएशन बन रही थी, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बना रहा था, कॉन्केव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों बना रहा था। यहां पर भी तीन सिचुएशन है। कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कॉन्केव मिरर जैसा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस अगर बनाएगा तो रियल भी बना सकता हो, वर्चुअल भी, मैग्नीफायर जैसे बनाता है। और अगर कॉन्केव लेंस बनाएगा तो वो हमेशा वर्चुअल बनाता है। फॉर एग्जांपल, मेरा जो चश्मा है, मायोपिया होने की वजह से ये कॉन्केव लेंस का चश्मा है। मैं पास से देख रहा हूं तब भी तुम सीधे देख रहे हो, दूर से देखता हूं तो भी सीधे ही देख रहे हो। कैसे हो तुम्हें खुद पता होगा, बदमाश हो या सीधे हो। बाकी कॉन्केव लेंस सबको क्या दिखाता है, सीधा दिखाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है हर पोजीशन के लिए। तो तीन सिचुएशन बनेगी, तुम लिख सकते हो। केस ए, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग रियल इमेज। बी, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग डैश डैश करके लगा दो वर्चुअल इमेज। जो चेंज है वर्ड वो लिखो, बाकी तो ऊपर से डू कर देते हैं या दो लाइन खींच देते हैं, वैसे खींच दो। और सी, कॉन्केव लेंस फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज। इसमें से मैं किसी एक केस के लिए तुम्हें डिराइव करा रहा हूं, रे डायग्राम में बना रहा हूं, तुम्हें पहचानना है कौन सा केस है। कॉन्वेक्स लेंस, तुम्हारे सिलेबस में सारे लेंस हैं थिन लेंस, तो हम सारी बेंडिंग दिखाने वाले हैं सेंटर लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लॉजिकल सीक्वेंस है डायग्राम को बनाने का। ऑप्टिक सेंटर को मैं सी से दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं मार्क करूंगा इसके फोकस को, प्रिंसिपल फोकस। दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं लेंस में, जितनी दूर इधर उतनी दूर इधर। प्रिंसिपल फोकस एफ। मुझे पता है अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज कैसे बनेगी, सीधी, जैसे कि मैग्नीफायर से देखते हैं। और अगर एफ के बाद रखा तो इमेज उल्टी। सपोज मैंने सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट ओ बी। रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए लॉजिक फॉलो करता हूं। रे डायग्राम बनाने का लॉजिक, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी रे जो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है, अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी। हम देख रहे हैं ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, तो अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो उधर से देखने पर लगेगा जैसे तो ये यहां किसी पॉइंट से आ रही है। तो जिस पॉइंट पर ये मिलती हुई लगेगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। इमेज आई एम। तो अभी डायग्राम जब बन चुका है तो तुम बताओ कौन सा केस है, ए कि बी कि सी? ये बी। तो बी पर टिक लगा दो। बी केस के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज। ऐसे बाकी दोनों डायग्राम भी तुम्हें बनाकर प्रैक्टिस करने। ऑब्जेक्ट की हाइट है h, इमेज की हाइट है h डैश। वेरियस डिस्टेंसेस में मार्क कर देता हूं इसमें। तुम्हें याद हो तो जब हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, हमें ऑब्जेक्ट ट्रायंगल और इमेज ट्रायंगल दोनों की जरूरत पड़ी थी। यहां तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल इमेज ट्रायंगल ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तीसरी कोई रे बनाने की जरूरत नहीं है। OCB इज ऑब्जेक्ट ट्रायंगल, ये एंगल 90, और ICM इज इमेज ट्रायंगल, ये एंगल 90, और एक एंगल तो इनका कॉमन ही है, तो दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल बराबर हो गया। सिमिलर प्रूव हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए, साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। डिस्टेंसेस मार्क किए मैंने, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, फोकल लेंथ
जो फोकस काम आ रहा है उससे दूरी f, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये वाला फोकस काम आ रहा है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज की डिस्टेंस v, तो हमको एक रिलेशन चाहिए uv और f के बीच, और उसके लिए हम सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज करने वाले हैं। डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, लैंग्वेज में लिख सकते हो। सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, SI डॉट डैश डैश। सीधे डेरिवेशन पार्ट पे आए, ट्रायंगल का सिंबल, राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल, OCB सिमिलर का सिंबल, दूसरा ट्रायंगल ICM सिमिलर होने की वजह से मैं साइड्स का रेशियो लेता हूं, OB अपॉन IM इक्वल टू OC अपॉन IC, इक्वेशन 1। OC अपॉन IC तो मेरे काम के हैं, OB और IM काम के हैं, उनको हटाना है, तो मुझे दो ट्रायंगल और चाहिए जिससे मैं OB और IM को हटा सकूं, तो ऐसे कोई दो ट्रायंगल मुझे यहाँ पे और ढूंढने हैं। अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करता हूं A, तो एक ट्रायंगल मुझे जो दिख रहा है CFA, और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है IFM, दोनों का ये एंगल कॉमन दिख रहा है, और एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो काम बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल CFA सिमिलर है IFM, तो मैं लिख सकता हूं CA अपॉन IM, जो कि इक्विवेलेंट है, यहीं पर खत्म कर देते हैं कहानी को। CA इक्विवेलेंट है OB के बराबर और पैरेलल, OB अपॉन IM इक्वल टू, वो बराबर होगा, दूसरा रेशियो अगर मैं लेता हूं IF और CF, तो ऊपर आएगा CF, नीचे आएगा IF, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेट कर दो OB अपॉन IM को। रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस तुम दे सकते हो, CA की जगह OB हमने लिखा है, CA OB के बराबर इसलिए लिखा है, तो मुझे मिलता है OC अपॉन IC इक्वल टू CF अपॉन IF, साइन कन्वेंशन लगा, फ्रॉम साइन कन्वेंशन OC जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तुम जानते हो U माइनस में, IC जो कि इमेज की डिस्टेंस है, नाम से पता चल रहा है I इमेज आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, V सेम साइड में इमेज बन रही है तो वो भी माइनस है, CF जो कि फोकल लेंथ है प्लस है, IF को ब्रेक करना होगा क्योंकि IF डायरेक्ट कोई डेटा नहीं है हमारे पास, IF को लिख सकते हैं IC प्लस CF, IC प्लस CF लिखता हूं V प्लस F। तो अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन लगाता हूं तो V तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और F पॉजिटिव, तो माइनस V प्लस F बनेगा। रख देते हैं वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज, OC अपॉन IC माइनस U अपॉन माइनस V इक्वल टू F अपॉन F माइनस V, इधर वाले माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, UF माइनस VU इक्वल टू VF, डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को UVF से, divided by UVF 1 upon V minus 1 upon F equal to 1 upon U, rearrange किया, 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U, ब्लॉक में मत करो। इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इनमें जब भी कोई रिलेशन हमें निकालना हो, दो क्वांटिटी पता है, तीसरे निकाल लिया हम ये,
फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन। सिमेट्री चल रही है इस चैप्टर में, तुम देखोगे पहले मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, आगे क्या आने वाला है, प्रिज्म फॉर्मूला है। फिर हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी मिरर जब पढ़ रहे थे, तो यहां पर भी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, डेफिनेशन वही चलेगी, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। तो नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लिखना चाहो तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हो और सिर्फ मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हो, पर मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं लिख सकते, वो अलग है, वो एंगल के टर्म्स। तो मैग्निफिकेशन में विदाउट डेफिनेशन, डेफिनेशन पुराने वाले हम सीधे एक्सप्रेशन लिखते हैं, m इक्वल टू h डैश अपॉन h। वही सिमिलर ट्रायंगल से अगर h डैश अपॉन h यानी im अपॉन ob की बात करूं तो im ऊपर चलेगा, ob नीचे चलेगा, ic अपॉन oc मींस v by u। साइन कन्वेंशन लगा भी तो माइनस माइनस कट गए, पर h डैश और h दोनों सेम साइड में है, मिरर जैसा कुछ नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा माइनस नहीं आ रहा है। तो सीधे सीधे हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिला v by u जो कि पॉजिटिव में है। हम इसको दो और फॉर्मेट में बदल सकते हैं, v और f के टर्म्स में या u और f के टर्म्स में, इस इक्वेशन की मदद से। तो कंफ्यूजन ना हो, खिचड़ी ना बने, याद रखने का तरीका तुम्हें बताया था, माय मदर नेगेटिव। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर हैज अ नेगेटिव साइन, येट फॉर लेंस इट हैज अ पॉजिटिव साइन। और सिमेट्री में तुम याद रख सकते हो ये वाला फॉर्मूला भी कि इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा, और मिरर में मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव आएगा। इस पर बेस तुम क्वेश्चन कर सकते हो, और जब तुम लेंस और मिरर दोनों पढ़ लेते हो तो फिर उन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है जिसमें दोनों कंबाइंडली यूज हो रहे। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम है। एडिशनल एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन है, तो उन्होंने सप्लीमेंट निकाला अलग से। सप्लीमेंट में 6 तो सॉल्व क्वेश्चन दिए उन्होंने, और वो पेपर में पूछ चुके, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन करके पूछ चुके। 3 अनसॉल्व दिए, ये 9 के 9 क्वेश्चन फिजिक्स लैब में लगे हुए सप्लीमेंट में, दीवार पे डिस्प्ले में लगा रखे हमने। तो तुम जाकर वो क्वेश्चन देख लेना, उनका कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल आते आते, रे ऑप्टिक्स में एक न्यूमेरिकल डेफिनेट है, और वो न्यूमेरिकल लेंस मिरर मिला के आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी प्रिज्म से रिलेटेड आता है, अदरवाइज लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पे पूछते हैं। तो तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। इसके बाद इसकी पावर की बात करेंगे। मिरर के लिए हमने पावर की बात नहीं की थी, यहां करेंगे। पावर की भी बात करेंगे, थिन लेंसेज एंड कॉन्टैक्ट की भी बात करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो ठीक है, पहले पावर की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पावर ऑफ ए लेंस। मिरर की पावर को एसोसिएट कर देंगे यहीं पर जब लेंस की पावर की बात करेंगे। पावर ऑफ ए लेंस, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद आ रहा है तो मैं डिस्कस कर लेता हूं कि तुमसे पूछा जाता है कि जो गॉगल्स हैं उनमें भी कर्वेचर है। लेंस की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच मस्ट बी कर्व, कम से कम एक कर्व होनी चाहिए। अब गॉगल्स में तो दोनों ही कर्व है, बावजूद इसके उसकी पावर 0 है। ऐसा क्यों? तो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। दोनों जो कर्व सरफेसेस हैं दोनों का कर्वेचर एक तो सेम है, दूसरा सेम साइड में है। सेम है, सेम साइड में है, तो अगर मैं लेंस मेकर फॉर्मूला उसमें लगाता हूं तो कैंसिलेशन हो जाता है, ये टर्म खत्म हो जाता है, 0 बन जाती है, 0 हो जाती है। तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। तो पावर क्या बन जाएगी? जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है 0 बन जाती है। इसलिए वो ना तो कन्वर्ज करता ना डाइवर्ज करता। तो कोई लेंस जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, हम बोलेंगे उसकी पावर उतनी ज्यादा है। कन्वर्ज करेगा तो पावर मानेंगे पॉजिटिव में, डाइवर्ज करेगा तो मानेंगे नेगेटिव में। इस सिमेट्री को लिंक करो, जब फोर्स अट्रैक्शन का होता है तो नेगेटिव में, डाइवर्ज करेगा तो पावर नेगेटिव में। फोर्स रिपल्शन का होता है तो पॉजिटिव में, कन्वर्ज करेगा तो पावर
पॉजिटिव वे। तो इट इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस, इट इज द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस। तो कोई लेंस कितना कन्वर्ट कर सकता है, कन्वर्ट करके दिखाने की एबिलिटी, तो बोलते हैं उसकी पावर। पर जो इसकी फाइन डिटेल है वो भी तुम्हें समझनी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वास्तव में इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, कन्वर्जिंग एबिलिटी एक फिजिकल डेफिनेशन है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे निकल के आती है इसकी, एक डायग्राम तुमको बनाना है, उसकी मदद से तुम्हें समझना है। मान लो ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिक सेंटर है। कोई रे जो इसके ऑप्टिक सेंटर से यूनिट डिस्टेंस से जा रही, इतनी दूरी से जा रही, इसने क्या किया, पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको बेंड करेगा, बेंड करके ये फोकस पे भेज देगा उसको, इसने भेज दिया फोकस पे। तो हमने क्या देखा कि रे जो सीधी अगर जाती तो इस रास्ते निकल जाती, वो अपने रास्ते से डेविएट हुई कितना एंगल से, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से। अगर ये डेल्टा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी डेल्टा होगा, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं इट इज एफ। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं टेंजेंट ऑफ दिस एंगल डेल्टा, जबकि ये डिस्टेंस कितनी हो, सपोज दिस इज h, h शुड बी 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यूनिट डिस्टेंस से जाने वाली रेस को जितने एंगल से वो डेविएट करेगा, उस एंगल का टेंजेंट अगर मैं लेता हूं यहां पर टेन डेल्टा, जो आएगा h अपॉन f। अब क्योंकि हमने डेफिनेशन में तय किया कि h शुड बी 1 यूनिटी, so it becomes 1 upon f. That's how power becomes 1 upon f. तो ये बीच की डिटेल भी तुम्हें पता होनी चाहिए, इसके और इसके बीच की, ये और ये तो तुम जानते हो, बीच की डिटेल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे आई तो बना लो इसको डायग्राम को, और जिससे तुम फैमिलियर हो वो लिख लो P इक्वल टू 1 अपॉन f। अगर तुमने रखा मीटर में तो पावर को नापेंगे कैपिटल D से दिखाते हैं, तो बोलते हैं डायोप्टर। कभी कभी तो एक नंबर में यूनिट पूछ लेते हैं खाली पावर की, डायोप्टर। और अगर f को तुमने मीटर में नहीं रखा, तुमने रखा सेंटीमीटर में, क्योंकि कन्वेंशन क्या है, फोकल लेंथ को हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, तो सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है। जल्दबाजी में तुमसे गलती हो जाती है, तुम 1 अपॉन f सेंटीमीटर में रख कर ही पावर बोल देते हो उसको, तो तुम्हें ध्यान रखना है तब फॉर्मूला तुम मॉडिफाई करके यूज करो। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया, तो 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर करोगे तो डायरेक्ट। यहीं पर बॉक्स बनाकर या रेफरेंस साइड में मिरर के लिए डिफाइन कर दोगे। मिरर के लिए क्या होता है, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी पावर पॉजिटिव है क्योंकि वो कन्वर्ट्स करता है, पर हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ट्स करता है। कन्वर्ट्स कौन करेगा, कॉनकेव मिरर करेगा। तो P इक्वल टू माइनस 1/f मिरर के लिए एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। बाकी इसकी बात जनरली नहीं की जाती मिरर की पावर। जब भी मिरर और लेंस को कंबाइन करेंगे, जैसे ऑप्टिकल बेंच पर भी दो प्रैक्टिकल है कॉम्बिनेशन के, दो प्रैक्टिकल तो सीधे सीधे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ट करता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, उस इमेज को तुम देख सकते हो, पैरेलल्स की मदद से लोग
लोकेट कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालो, वो भी हो जाएगा। जैसे तुमसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालो, अब ये डाइवर्जिंग एलिमेंट है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए पहले तुमको कन्वर्जिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तो इमेज लोकेट होगी, कन्वर्जिंग सिस्टम बनाने के लिए वो जो कॉन्वेक्स मिरर है जितना डाइवर्ज कर रहा है उससे ज्यादा कन्वर्ज करने वाला कॉन्वेक्स लेंस उसके साथ लगाना पड़ेगा, जिससे दोनों मिलाकर एक कन्वर्जिंग सिस्टम बनाएंगे और तब तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऐसा तुमसे बोल दिया कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालो, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर रहा है तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। कॉन्केव लेंस के साथ तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी पावर उस कॉन्केव लेंस से ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि दोनों मिलकर एक कन्वर्जिंग सिस्टम बनाए। जब दोनों कन्वर्जिंग सिस्टम बनाएंगे तो तुम आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो उस प्रैक्टिकल में बेसिकली करते क्या है, हम पहले ये पता कर लेते हैं कि दोनों मिलकर कितना कन्वर्ज कर रहे हैं। कन्वर्जिंग सिस्टम बन गया, मान लो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों मिलकर कितना कन्वर्ज कर रहे हैं वो बता दिया। फिर एक को हटा देते हैं, जो डाइवर्जिंग एलिमेंट है उसको हटा देते हैं। अकेला कॉन्वेक्स लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने पता कर लिया दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं कन्वर्ज, और अकेला एक कितना कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि जो डाइवर्जिंग एलिमेंट हमने हटाया उसने कितना डाइवर्ज किया, और उससे हम उसकी पावर निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। उस प्रैक्टिकल में फोकल लेंथ निकालने होगी। नेक्स्ट आर्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। ये डेरिवेशन भी 2 नंबर में आता है। तुमसे बोलते हैं जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। जैसे इलाहाबाद में तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पढ़ा था, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स आता है ईएमआई में। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक ही तरह का कॉम्बिनेशन, ऐसे जोड़ सकते हैं लेंस को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस में 2 नंबर में डिराइव योरसेल्फ, रेफर एनसीईआरटी। ये फॉर्मूला तुमको खुद डिराइव करना है। कौन सा वाला, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और भी लेंस रखे हो तो f3 एंड सो ऑन, एक्सटेंड कर सकते हैं। तुम्हें सिर्फ 2 लेंस के लिए डिराइव करना है। और जब फोकल लेंथ में रिलेशन होगा तो रिस्पेक्टिव पावर में क्या रिलेशन होगा, P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपल सा एग्जांपल है, जब तुम डॉक्टर के पास आई टेस्ट के लिए जाते हो और वो तुम्हारी आंख चेक करता है, तुम्हें एक फ्रेम पहनाता है, खाली फ्रेम, और उसमें अलग-अलग लेंस लगाकर उनको घुमा-घुमा कर हर तरह से एंगल पे वो तुमसे पूछता है कि अब ज्यादा साफ दिख रहा है या अब ज्यादा साफ दिख रहा है। मान लो जब तुम्हें बिल्कुल साफ दिख रहा है उस समय तुम्हारी राइट आई के सामने 2 लेंस लगे हुए हैं और लेफ्ट आई के सामने 3 लेंस लगे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब तुम्हें जो चश्मा पहनना पड़ेगा वो 2 और 3 लेंस वाला होगा? नहीं, 1 लेंस वाला। तो क्या करता है, ये लगाता है फॉर्मूला, कंबाइन कर देता है उनकी फोकल लेंथ को, पावर को, और फिर पावर लेकर देता है तुमको। तो ये प्रैक्टिकल यूज है इस फॉर्मूले का। लेंस की कहानी खत्म। अब बात करते हैं हम प्रिज्म की। सो नेक्स्ट आर्टिकल, प्रिज्म। प्रिज्म पे बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, प्रैक्टिकल भी है प्रिज्म पर। तो ऐसे सभी आर्टिकल जिन पर प्रैक्टिकल भी है, तुम पूछने जाते हो बार-बार टीचर से, सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। जैसे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट तैयार करके बोले सर टाइम नहीं, अब तो कैसे होगा, अब तो बस लास्ट में बस पास हो जाए, इंपॉर्टेंट बता दो। ऐसे कई बच्चे आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट तुम खुद ही जज कर सकते हो, कोशिश करो इंडिपेंडेंट बनने की। टीचर जिस तरीके से इंपॉर्टेंट तुम्हें बताता है वो तरीका समझ लो, तो सारे इंपॉर्टेंट तुम खुद ही निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट वो है जो प्रैक्टिकल में भी है, जो थ्योरी में भी, वो इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी विलेन नहीं है, सब चाहते हैं तुम्हारे अच्छे नंबर आए, सरकार भी चाहती है रिजल्ट अच्छा हो। तो जो भी पेपर बनता है उसमें 60% क्वेश्चन एवरेज और बिलो एवरेज होते हैं। बिलो एवरेज 30% एवरेज होते हैं, और बचे 10%, या ज्यादा से ज्यादा कोई करता तो 15%।
जो रेशियो रखते थोड़ा सा 5% और उठा देते हैं, सिर्फ 15%, 10 to 15% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग वो होते हैं। तो बाकी क्वेश्चन तो कहां से आएंगे? हम चाहते हैं कि बच्चे कर लें, तो बच्चे कर लें तो कैसे क्वेश्चन डालेंगे? बस ये जरूर चेक करेंगे थॉरो स्टडी तो की होनी चाहिए। घूमने फिरने वाला बच्चा नहीं कर पाएगा, जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो कर पाएगा। तो प्रिज्म ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो अच्छी फ्रीक्वेंसी से पूछा जाता है। प्रिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन कि ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट कम से कम 2 सरफेसेस होनी चाहिए जो कि नॉन पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल ना हो, जिस पर लाइट आकर गिर रही है और जिससे लाइट निकल रही है। वन ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड अदर फ्रॉम विच लाइट इमर्जेस आउट। इसकी टर्मिनोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म की टर्मिनोलॉजी। तुम्हारे सिलेबस में ट्रायंगुलर प्रिज्म है और ट्रायंगुलर में भी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये तय हो गया कि उसका एंगल क्या रहेगा? 60 डिग्री। तो इसका एंगल 60 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बनाओगे, उसके पीछे दूसरा ट्रायंगल बनाओगे और दोनों को, मतलब कंसेप्ट वही है जैसे हम क्यूब बनाते हैं, दोनों के कॉर्नर्स को जोड़ दोगे तो ये शेप दिखेगा तुम्हें प्रिज्म जैसा। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें नेमिंग हम कर सकते हैं P Q R S T U। क्यू पर ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, जो मैंने कैपिटल ए से दिखाया, इट इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, या दूसरा नाम है इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। PRTS नीचे जो है उसको बोलते हैं बेस। PRTS इज बेस। मान लो लाइट में इस फेस पर इंसिडेंट कर रहा हूं और इस फेस से लाइट इमर्ज हो रही है, तो इन दोनों फेसेस जिस पर लाइट इंसिडेंट और जिससे इमर्ज हो रही है को मिलाने वाली एज, किनारा ऊपर वाला QU, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को मिलाने वाली किनारी, रिफ्रैक्टिंग एज। फिर अगर मैं इस प्रिज्म में रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर यानी QU के परपेंडिकुलर कोई सा भी क्रॉस सेक्शन अगर कंसीडर करूं, ये क्रॉस सेक्शन, इसको नाम देता हूं मैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ABC, बेस के परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्टिंग एज के भी परपेंडिकुलर। तो ये जो है इसको कहते हैं प्रिंसिपल प्लेन। जैसे लेंस में होता है प्रिंसिपल फोकस, इसमें होता है प्रिंसिपल प्लेन। ABC इज प्रिंसिपल की स्पेलिंग तुम्हें सही लिखनी है, मुख्य प्रिंसिपल प्लेन। लेंस या मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग भी मान सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल प्लेन। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इतना जानना काफी। कोई डाउट है पूछ लो, हाथों का करो, पूछ लो। एनी डाउट? तो 5 नंबर वाला डेरिवेशन 5M, नया हेडिंग प्रिज्म फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला डिराइव किया, फिर लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of
material of prism, expression for refractive index of material of prism। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। तो इसके लिए तुम्हें एक रे डायग्राम बनाना होगा। बाकी तो हम स्नेल्स लॉ जानते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, डिराइव करेंगे। तो रे डायग्राम बनाओ। मैंने प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कंसीडर किया। डायग्राम बड़ा और साफ, कम से कम चौथे पेज, 1/4 पेज। यह प्रिंसिपल सेक्शन ABC, ABC is principal section, ये मैंने कंसीडर किया। तो कोई रे जो इंसिडेंट है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, वो जा रही है कुछ एंगल बनाते हुए। सपोज दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम अभी तक PQ से दिखाते आए हैं, यहां पर भी दिखाएंगे PQ से। PQ इज इंसिडेंट रे। Q पर नॉर्मल खींचेंगे परपेंडिकुलर टू दिस फेस AB, this is normal N1। तो इसमें तुम दिखा सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साथ साथ में बनाते चलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I। रे जा रही है, रे टू डेंसर मीडियम बैंड होगी, बैंड होकर नॉर्मल के पास है। हम एक स्पेशल सिचुएशन दिखाने वाले हैं इसमें, जिसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जिस पे तुम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में फिर से प्रैक्टिकल करो। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को दिखाने वाले हैं। उसमें क्या होता है, रे बेस BC के पैरेलल जाती है इनसाइड द प्रिज्म। ये स्पेशल सिचुएशन होती है। पैरेलल बना दिया हमने BC के। यहां पर तुम मार्क कर सकते हो ये प्रिज्म एंगल है कैपिटल A। अब रे फिर मीडियम चेंज हो रहा है वापस से। अब रे जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। फिर से मैंने यहां पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल N2। साइमल्टेनियसली मैं एक काम और करता हूं, नॉर्मल को पीछे की तरफ बढ़ाकर जहां दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को मार्क करता हूं D, और इस एंगल को मार्क करता हूं, इसको छोटा D बनाता हूं मैं, ABC छोटा D। और ये पॉइंट एंगल बनाया मैंने थीटा, माना कि जो एंगल नॉर्मल्स के बीच बन रहा है वो थीटा है। ये अज्यूम डेटा है, इसको हटा देंगे लास्ट में। रे बाहर निकली, नॉर्मल से दूर हटेगी। दिस इज इमर्जेंट रे, PQ इंसिडेंट, Q से R अंदर चली, और RS इज इमर्जेंट रे। तो नॉर्मल N2 के साथ RS जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस E। रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। इधर वाला प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर मैं लगाता हूं, मान लो S से रे आ रही होती तो E होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कैपिटल R पर जो एंगल बन रहा है उसको मैं दिखा रहा हूं R2 से। जैसे तुमने ग्लास स्लैब के लिए डायग्राम बनाया था और उसमें हमने देखा था अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो रे सीधी चली गई होती, लेटरल डेविएशन निकाला था। यहां पर भी क्या करना है, अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता तो रे PQ सीधी चली गई स्ट्रेट PQT पाथ पर प्रिज्म ने उसको बैंड कर दिया। किस पाथ पे भेज दिया, RS। तो जितने एंगल से बैंड कर दिया वो नापने के लिए हम RS को पीछे एक्सटेंड करते हैं। जहां ये कट किया उसको मैंने पॉइंट मार्क किया E, और ये एंगल मैंने मार्क किया डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ये पॉइंट E जब तुम प्रैक्टिकल करते हो, तुम्हें से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये E प्रिज्म के अंदर भी आ सकता है, प्रिज्म के फेस पे भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी मिल रहा है वहां मिलाना है। रे जा रही थी सीधी, प्रिज्म ने उसको बैंड करके भेज दिया पाथ RS पर, उसने अमाउंट डेल्टा से डेविएट कर दिया। कई बार जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आता, इसका छोटा सा पार्ट पूछ लेते हैं तुमसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बना लिया, डायग्राम पूरा हो गया। SIT डॉट डैश डैश सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं।
थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दो तो अच्छा है, जितने नंबर का हो उसके हिसाब से। PQ is incident ray and RS is emergent ray. Here PQ is incident ray, RS is emergent ray, and various angles are as shown in figure. Various angles are as shown in figure. First term. Deviation produced by prism delta equal to deviation produced by prism delta equal to, अगर मैं डेल्टा कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे दिख रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है जो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा, तो मुझे ये दोनों एंगल चाहिए। मुझे पता है ये आई है, तो इधर ये पूरा आई है, जिसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया I माइनस R1। सेम लॉजिक अगर मैं इधर लगाता हूं E माइनस R2, तो मैं डेल्टा को लिख सकता हूं I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। लॉजिक लगाया हमने, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। रीअरेंज करते हैं इसको, I और E को एक साथ लिया है माइनस R1 प्लस R2, इसको नाम दिया इक्वेशन 1। जैसे तुमको मेरे लास्ट लैब के डेरिवेशन में बोला था कि उसमें जो R आ रहा है उसको हटाओ, क्योंकि R अंदर है उसको नाप नहीं सकते। यहाँ पर भी हमारे पास सेम प्रॉब्लम है, जो R1 R2 है ये अंदर है, तो ये हमें नहीं पता, I और E हमें पता है, नाप सकते हैं। तो R1 और R2 को हटाना है। हटाने के लिए यहाँ ज्योमेट्री देखते हैं, इसमें यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ AQDR, तो इसमें चारों एंगल का सम 360 है। तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ QDR, तीनों एंगल का सम 180 है। यहाँ से कुछ बात बन सकती है, लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल Q छोटा d कैपिटल R, ये ध्यान से बनाना सिंबल्स। इन ट्रायंगल QDR R1 प्लस R2 प्लस थीटा, क्योंकि इसी में आ रहा है R1 प्लस R2 इसलिए लिया, इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम 180, और R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, इक्वेशन 2। Also in quadrilateral, quadrilateral का सिंबल बना दो, A छोटा है, AQDR, Q बड़ा है, AQ, फिर D छोटा है, फिर R बड़ा है, AQDR। चारों एंगल का सम 360 है, तो मैं लिखूंगा पहला एंगल तो A हो गया, और ये नॉर्मल होने की वजह से दो एंगल तो 90 और एक थीटा है। A प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इक्वल टू 360, और यहां से मुझे मिल जाता है A इक्वल टू 180 माइनस थीटा, इक्वेशन 3। तो हमें पता चल गया कि R1 प्लस R2 वास्तव में A के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 2 and 3, A equal to R1 plus R2, equation number 4। अब तुम्हें एक बेसिक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। इस तरह की जो गलती होती है वो क्यों होती है? जब हम प्रेजेंट में नहीं चलते, आगे भागने की कोशिश करते हैं। मेरे दिमाग में क्या था कि अब जो नई इक्वेशन आ रही है उसको क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, आगे निकल गया तो मैंने यहां पर ही क्या कर दिया, 4 कर दिया। ऐसा तो में से कई बच्चों के साथ होता है, सिली मिस्टेक ही एक तरह की। तो उसका ओरिजिन वहां पर है, जब भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते,
जाते हैं, तब इस तरह की दिक्कत होती है। तो गलती को पकड़ के सुधारने का तरीका यही है कि जो उसका ओरिजिन है उसको ढूंढे। तो अगर मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करूंगा तो इस तरह की गलती नहीं होगी। अब a इक्वल टू r1 प्लस r2 हमको मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैं उसमें 1 में रख देता हूं। Putting this in equation 1 we get delta equal to I plus e minus a, इक्वेशन नंबर 5। ये एक्सप्रेशन प्रॉपर फॉर्मेट है। कई बार तो डेरिवेशन यहीं तक करवाते हैं 2 नंबर डेल्टा का एक्सप्रेशन निकाल, डेल्टा मिल गया। अब तुमसे बोलते हैं इसके लिए ग्राफ बनाओ, इस वेरिएशन को प्लॉट करो। तो हम इस वेरिएशन को प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किसका किसके साथ? डेल्टा का आई के साथ, जैसे प्रैक्टिकल में बनाया था। प्रैक्टिकल में भी ये किया था। तुमने 30 डिग्री से स्टार्ट किया, 6 ऑब्जर्वेशन लिए 5-5 डिग्री के अंतर पर, 30-35। ये वो प्रैक्टिकल होता है जो सबसे ज्यादा करवाया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि इसमें बोले हींग लगे ना फिटकरी, सिर्फ एक प्रिज्म लगता है, एक कागज, 4 ऑल पेन, डी तो बच्चा खुद लाता है। तो ये सबसे सस्ता है। तो हर स्कूल सबसे ज्यादा प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल रखता है अपने पास, और प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा लोगों को मिलता है, जगह भी कम घेरता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन सा प्रैक्टिकल आएगा, तो एक प्रैक्टिकल तुम मान के चलो प्रिज्म आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। 10 बच्चे हैं तो 7 बच्चों को प्रिज्म आएगा। तो अभी थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 10 है तो 7 को नहीं, बाकी प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी 10 में से 5 को प्रिज्म आएगा। तो इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो लिखोगे वेरिएशन ऑफ, हेडिंग आएगा सब हेडिंग, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्राफ भी सही साइज का होना चाहिए। तो में से कई बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बुक में बहुत छोटा सा कागज लगा के ग्राफ बनाते हैं। फिर कई बार तो एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, कई बार तुमसे बोलते नहीं ये छोटा वाला ग्राफ नहीं चलेगा, पूरा पेज बनाओ, प्रॉपर स्केल अज्यूम करो, बड़ा ग्राफ बनाओ। तो शुरू से तुम आगे रखो ग्राफ और डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं डेल्टा को। जो पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं ये कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, नॉर्मल से दूर जाते हैं, शुरू में तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, डिक्रीज होता है, एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है और फिर से बढ़ने लगता है। ये तुमने ऑल पेन लगा कर ऑब्जर्व किया 12th क्लास में। आगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तुमको ये स्पेक्ट्रोमीटर से ऑब्जर्व करना होगा, लाइव देखोगे, बीम अपना पाथ चेंज करेगी। पहले 12th में हुआ करता था स्पेक्ट्रोमीटर का प्रैक्टिकल, फिर उसके लिए स्पेक्ट्रोमीटर के प्रैक्टिकल के लिए डार्क रूम चाहिए होता था, तो अलग से व्यवस्था स्कूल्स में, प्रैक्टिकल लैब ही नहीं होती तो डार्क रूम तो अलग से और कहां से होगा। तो धीरे धीरे उसको फिर लोगों ने सिफारिश कर करके हटवा दी। नहीं तो अगर मैं 90s की बात करूं, 1990, तो उस समय डार्क रूम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी और स्पेक्ट्रोमीटर का प्रैक्टिकल भी होता था। तो ये ग्राफ का पैटर्न, थ्योरेटिकल पैटर्न, जिसमें हम मार्क करेंगे मिनिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा सबस्क्रिप्ट MIN, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और क्या मार्क करेंगे, डेल्टा की कोई और वैल्यू अगर हम लेते हैं तो उसमें ये ग्राफ 2 जगह कटता है। मान लो मैंने डेल्टा की कोई और वैल्यू ली, एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो 2 जगह कट रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहां लग रहा है। अगर ये एंगल होगा I तो ये वाला होगा E, क्योंकि अगर मैं इधर से भेजूंगा एंगल E पर
तो सेम पाथ फॉलो करेगी। इससे हम कंक्लूड करते हैं पर्टिकुलर इस लोकेशन पर क्या हुआ होगा जब सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, बाकी हर लोकेशन के लिए दो वैल्यू मिल रही है, तो डेफिनेटली इस लोकेशन पे I और E बराबर होगा। और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इससे हम म्यू तक पहुंच जाते हैं आगे। जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी क्राइम का, महत्वपूर्ण सुराग मिल गया, अब कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। तो ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने का भी एक नंबर होता है, कभी आधा नंबर होता है, इसको डिस्क्राइब भी करना है। लिखोगे इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट with increase in I, delta first decreases, पहले घटेगा, delta first decreases, attains प्राप्त करेगा, ATTAINS attains a minimum value delta m। इस डेल्टा m को कभी कभी क्वेश्चंस में कैपिटल D सबस्क्रिप्ट m से भी दिखाते हैं या खाली कैपिटल D से दिखाते हैं। तो जैसा नोटेशन क्वेश्चन में यूज किया हो तो मैं वही करना है। एंड देन increases again, paragraph change। For delta equal to delta minimum ब्रैकेट में कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, I equal to E। सो जब I E के बराबर हो गया तो हम यूं कह सकते हैं कि R1 भी R2 के बराबर होगा, सिमेट्री, क्योंकि म्यू तो फिक्स है ना प्रिज्म का। तो जब I E के बराबर होगा तुम Q पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तुम R पर स्नेल्स लॉ लगाओ, तो R1 भी R2 के बराबर होगा। सो R1 equal to R2 and ray passes parallel to base BC, parallel to base BC। ये दोनों वैल्यूज हम एक तो रख देंगे इक्वेशन 4 में और एक रख देंगे इक्वेशन 5। Putting these values in equation 4 and 5 we get, putting these values in equation 4 and 5 we get, क्या मिलेगा, A equal to 2R, क्योंकि हमने अज्यूम किया है R1 equal to R2 equal to R से मान रेफरेंस साइड में लिख दो। तो R equal to हो गया A/2 एंड I के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं A प्लस डेल्टा m/2। इसमें जब तुमने E की जगह भी I लिख दिया तो 2I, ये A उधर गया, A प्लस डेल्टा m बना, क्योंकि डेल्टा m के बराबर है, तो I हो गया A प्लस डेल्टा m/2। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ कहता है म्यू होगा sin I अपॉन sin R। I भी हमारे पास R भी है, वैल्यू रखो फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू sin I बाई sin R, और म्यू इक्वल टू I की जगह A प्लस डेल्टा m/2, R की जगह A/2। ब्लॉक में बंद करो। ये हमको मिल गया प्रिज्म फॉर्मूला, इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। इससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हो जाते हैं, वैसे प्रिज्म फॉर्मूला से भी कई सवाल हो जाते हैं। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया 5 नंबर।
एक्चुअल में 5 नंबर में कुछ अलग क्वेश्चन और आ जाता है, साथ में कंसेप्चुअल पार्ट जोड़ देते हैं। तुमसे पूछते हैं अगर इस प्रिज्म को पानी में डुबो दें, अभी हवा में, लेंस को भी तो पानी में डुबो देता हमने, मिरर को भी डुबो देता, इसको भी डुबोएंगे पानी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। तो इसको पानी में डुबो दें तो बताओ डेल्टा एम का क्या होगा? इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। तो देखो पानी में डुबोने पर ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए तो फिक्स है, बन गया एक बार प्रिज्म, बन गया, ए फिक्स है। म्यू पर फर्क पड़ेगा, म्यू अभी हवा के रिस्पेक्ट में, तो तुम अपने दिमाग में एक रेफरेंस क्रिएट करो म्यू के लिए, म्यू ऑप्टिकल डेंसिटी, उससे लिंक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस जितना कम होगा म्यू उतना ही कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस दो मीडियम के बीच जितना ज्यादा होगा म्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला रेफरेंस तुमने बनाया कांच और हवा, ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंस, सोचो दिमाग में। अब कांच और पानी कम हो गया, म्यू कम हो गया, म्यू कम हो गया तो नेचुरल न्यूमरेटर यहां तो कुछ है नहीं चेंज करने को, यही है बस। ये तभी कम होगा जब sin थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो sin थीटा में डेल्टा एम कम हो जाए। तो स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखोगे, इफ प्रिज्म इज इमर्स्ड, डुबो दिया, इफ प्रिज्म इज इमर्स्ड इन water, prism is immersed in water, comma then value of delta decreases, arrow नीचे की तरफ बढ़ा दो, value of delta arrow नीचे की तरफ, due to decrease in value of mu, due to decrease in value of mu, क्योंकि refractive index कम हो जाएगा। कई बार कुछ अलग क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो ये शो करो कि स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन आई पर डिपेंड नहीं करता, चाहे किसी भी एंगल पर तुम रे को भेजो सेम एंगल से डेविएट कर देगा स्मॉल एंगल प्रिज्म। दूसरा स्टार मार्क करो, लिखो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देंगे, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म sin थीटा किसके इक्विवेलेंट है? थीटा है, sin थीटा इक्विवेलेंट थीटा। तुमको एक एक्सरसाइज करने को बोला था, क्या एक्सरसाइज करनी थी? sin ऑफ 10 डिग्री। अगर तुम टेबल में देखकर निकालते हो तो अराउंड 0.47 ऐसे कुछ आएगा, फिर तुम 10 डिग्री निकालो, ये 0.46 ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर तुम 10 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालो, कैसे निकालते रेडियन में? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 10 डिग्री बराबर पाई यानी 22/7 इंटू 10/180 कर सकते हो? तो ये भी कितना आ जाता है? लगभग इतना आ जाता है। इससे हम कहते हैं कि स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा इन रेडियन। तो ऐसे सिचुएशन में sin हटा दो वहां से, म्यू इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय a बाय 2, और यहां से रिलेशन निकालूंगा तो डेल्टा m के लिए रिलेशन आएगा, ये बाय 2 तो कट जाएंगे, ये पूरे के नीचे ना गलत लिख देता है, ये बाय 2 तो कट गए, म्यू a आया, o माइनस a आएगा, तो a कॉमन, म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म के। तो फिक्स हो गया, म्यू फिक्स है, a फिक्स है, फिक्स हो। Clearly, it is independent of angle of incidence. एक लाइन लिख दोगे, clearly it is independent of angle of incidence. फिर एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो इसकी सिर्फ क्वालिटेटिव डिटेल है तुम्हारे, कंपटीशन में तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं,
डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्शन, सब कुछ कैलकुलेट करना। बोर्ड में वो क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं है, तो नोट लगा लो। प्रिपेयर डायग्राम ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। प्रिपेयर डायग्राम ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसके लिए तुम एससी वर्मा भी रेफर कर सकते हो, एससीबी से भी देख सकते हो डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक दिया हुआ, दूसरा नहीं। दूसरा है तो खुद बनाओ दिमाग लगा के। कंसेप्ट ये है कि एक प्रिज्म क्या करता है, बेसिकली डिस्पर्स करता है और डेविएट करता है। क्योंकि डेविएट करता है इसलिए डिस्पर्शन कर देता है। तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन भी हमें लिखनी है। डिस्पर्शन कौन सा फिनोमेना है, उसमें क्या होता है? जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्शन। सब हेडिंग लगाओ डिस्पर्शन, डेफिनेशन लिख लो। डिस्पर्शन dash, it is the phenomena of splitting, अलग करना, it is the phenomena of splitting of polychromatic light। polychromatic का मतलब होता है एक से ज्यादा कलर, chromatic यानी कलर, poly यानी मैनी, monochromatic यानी सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जांपल सोडियम लैंप से मिलने वाली पीली रोशनी, नियॉन बल्ब से मिलने वाली ऑरेंज रोशनी। नियॉन बल्ब कहां लगा होता है? टेस्टर में। टेस्ट कर करंट चेक करते हैं, टेस्टर में ऑरेंज रंग की जो लाइट जलती है वो क्या होता है? नियॉन बल्ब। बाकी जो लगे होते हैं बिल्डिंग पे नियॉन साइन होते हैं, नियॉन ट्यूब लगी होती है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। एलईडी कैसी लाइट देती है? मोनोक्रोमेटिक। ट्यूबलाइट पॉलीक्रोमेटिक, सन से पॉलीक्रोमेटिक। तुमने लिखा है इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू its constituent colors, into its constituent colors। तो प्रिज्म डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है। अलग अलग कलर के लिए म्यू अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए लैम्डा अलग अलग है। कॉचीज फॉर्मूला से देखोगे तो म्यू की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे जाएंगे प्रिज्म से गुजरने के बाद। जब अलग अलग एंगल पे जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन उनके लिए अलग अलग होगा, तो वो सब सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम प्रिज्म से। अब मान लो एक और प्रिज्म हमने इसके साथ ही लगा दिया, ऐसे उल्टा कर, इन्वर्टेड, और वो प्रिज्म कुछ ऐसा करे कि ये तो फैला है और वो उनको समेट दे। तो अब जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? डेविएशन तो होगा पर डिस्पर्शन नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। पर अगर वो ऐसा करे कि रे ऐसे आ रही है और इमर्जेंट रे भी या इमर्जेंट बीम, क्योंकि अब डिस्पर्शन तो होगा, डेविएशन नहीं होगा, इमर्जेंट बीम उसके पैरेलल चले जाए, तो पर्टिकुलर सारी तो नहीं जा सकती पैरेलल। कौन सी जाएगी? मीन रे। मीन रे यानी येलो। तो येलो लाइट अगर इसके पैरेलल चली जाए तो हम मान लेते हैं कि डिस्पर्शन तो हुआ पर डेविएशन नहीं हुआ, और उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो वो तुम्हें तैयार करना है। यहाँ पे ये कहानी खत्म। अब आगे जो है वो रे ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग, रेली का क्राइटेरिया, रेनबो, रेनबो के बाद आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।